तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग 4। तो अभी तक हम भाग 3 तक क्या पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा था इसकी भूमिका, मतलब कि त्रिविमीय ज्योमेट्री क्या होती है, जिसे मैं 3D ज्योमेट्री भी बोल सकता हूँ। तो 3D ज्योमेट्री क्या हो सकती है, क्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे दिक् अनुपात व दिक् कोसाइन के बारे में। दिक् अनुपात व दिक् कोसाइन का आने वाले भागों में बहुत प्रयोग होने वाला है। मतलब आप समझ लीजिए पूरे के पूरे चैप्टर में दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन का प्रयोग होने वाला है। आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा होगा सदिश बीजगणित, उसमें भी दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ होगा। तो इस चैप्टर में भी हम प्रयोग करेंगे। और हमने तीसरे भाग में पढ़ा था कि दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन मतलब एक दूसरे से संबंधित कैसे होते हैं। जैसे दिक् कोसाइन मैंने माने हैं एल, एम और एन, तो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं। जिसका हमें उत्तर मिला था एल की घात 2 जोड़ एम की घात 2 जोड़ एन की घात 2 एक होती है। ठीक है, तो यह हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं। तो चलिए हम इस भाग में कुछ उदाहरण वगैरह देखेंगे और जो जो भी होगा वो देखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने बताया था आज हम मतलब कि टिप्पणी पढ़ेंगे। पिछले भाग में बता दिया था कि आज जो भी इसके बाद टिप्पणी दी गई है वो पढ़ेंगे, और उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को भी हल करेंगे। तो पहले टिप्पणी पढ़ते हैं, उसके बाद हम उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण रहेंगे हमारे जो भी अभी तक हम भाग 1, 2, 3 में पढ़ चुके हैं, उन्हीं के बेसिस पे आज हम उदाहरण हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम टिप्पणी टिप्पणी को देखते हैं। तो टिप्पणी में दिया गया है बिंदुओं पी। पी हमें क्या दी गई है, x1 y1 z1। तो यह बिंदु हमें दी गई है, तथा एक क्यू बिंदु भी दी गई है जो कि है x2 y2 z2। तो यहाँ पे दोनों बिंदु बिंदु दे गई हैं जो कि है p और q। ठीक है, वह उनके मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं वो भी हमें दिए गए हैं। तो को जोड़ने वाले रेखाखंड के दिक् अनुपात निम्न प्रकार से लिए जा सकते हैं। तो दिक् अनुपात का मैंने आपको बताया था कि कैसे है निकलते हैं, पिछले वाले भाग में हमने किया है। अगर आपको याद ना हो तो आप एक बार जरूर करके जरूर देख लीजिएगा। और इसका मैं आप सरल सरल बताऊं तो आपको कैसे करना है, देखिए। तो मेरे पास एक बिंदु दी गई है ए, मान लो मेरे पास ए दी गई है x1 y1 z1। दूसरी बिंदु दी गई है बी जो कि है x2 y2 z2। मेरे पास जैसे दो बिंदु दी गई हैं, आपको क्या करना है, एक्स वाले भाग से एक्स, वाई वाले भाग से वाई और जेड वाले भाग से जेड, इन तीनों को घटा देना है। जैसे मान लो मेरे पास एक्स दिया होगा 2, वाई दिया होता 3 और जेड दिया होता 1। और यहाँ पे x2 दिया होता 1, y2 दिया होता 0 और z2 दिया होता 1। ठीक है, तो हम अब दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं, दिक् कोसाइन देख लीजिए। दिक् कोसाइन या फिर दिक् अनुपात होंगे। दिक् अनुपात पहले निकालना चाहिए। दिक् अनुपात कैसे निकलेंगे, जो कि होंगे x2 घटक x1, y2 घटक y1 और z2 घटक z1। यहाँ से या फिर हम ऐसे उल्टे भी कर सकते हैं, जो कि x1 घटक x2, y1 घटक y2 और z1 घटक z2। मतलब कि या फिर ए को ले लो या फिर बी को ले लो, इसमें से इसके कोऑर्डिनेट को हमें घटा देना है या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमें सीधे सीधे दिक् अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ए और बी मान लिया है, तो इसके दिक् अनुपात कैसे निकलेंगे, इसके दिक् अनुपात निकल आएंगे। एक में से एक गया तो यह हो गया 0, 3 में से 0 गया तो यह हो जाएगा 3, और 2 में से एक गया तो यह हो जाएगा 1। तो मेरे यहाँ पे सीधे सीधे दिक् अनुपात निकल आए हैं। अब चल लीजिए इसमें से इसको भी घटाकर बता देता हूँ। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो यह कितना आएगा, -1, -3 और 0। ठीक है, जब मैं इन तीनों को -1 से गुणा कर दूंगा तो यह आ जाएगा 1, 3 और 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड से जब मैंने दिक् अनुपात निकाले तो वह दोनों बराबर ही आ रहे हैं। मतलब कि मैं किसी भी बिंदु में से किसी भी दूसरी बिंदु को घटा दूं तो मुझे सीधे सीधे दिक् अनुपात उस रेखा के मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने यह देख लिया है कि जब भी दो बिंदु दी गई हैं उन दोनों बिंदुओं को मुझे जोड़ना है, और उन दोनों बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु को लेना है और दूसरी बिंदु के कोऑर्डिनेट को घटा देना है, तो मुझे सीधे सीधे दिक् अनुपात मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको दिक् अनुपात निकालने की सबसे सरल विधि मैंने बता दी है, जो कि दो बिंदुओं को जोड़ जब दो बिंदुओं को जोड़कर कोई रेखा बनती है तो उसका दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, यह आपको बहुत याद रखना है। मतलब कि आपके आने वाले जो भी उदाहरण वगैरह होंगे उसमें यह प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपको जो भी छोटी छोटी चीजें आपको जो भी मिल रही हैं वो आप किसी कॉपी, आप एक कॉपी ले लीजिए। जैसे जो भी टिप्पणी, जरूरी टिप्पणी मिली या फिर जो भी छोटी छोटी बिंदु आपको लगे कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप कॉपी पे जरूर लिखते जाइएगा। आखिर में जब मैं पूरा सारांश कराऊंगा तो वहां पे भी आपको मतलब छोटी छोटी बिंदुओं में पूरी टिप्पणी मतलब सब कुछ बता ही दूंगा।
पर आप जरूर अपने आप से कुछ खुद से लिख दे चाहिएगा, क्योंकि जब हम खुद से लिखते हैं तो वो हमें कुछ मतलब ज्यादा ही अच्छे से रिटेन रहता है, ज्यादा अच्छे से दिमाग में रहेगा, तो हमें फिर याद रहेगा बाद में। ठीक है, तब इसको आगे देखेंगे। तो आगे हम सबसे पहले करेंगे उदाहरण एक। तो उदाहरण एक में हमें दिया गया है, यदि एक रेखा एक्स, वाई तथा जेड अक्षों के घनात्मक दिशा के मान 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। चलिए इसे मैं ऐसे बताता हूँ। मेरे पास है एक्स, वाई और जेड अक्ष दिए गए हैं। यह हो जाएगा मेरा एक्स, यह हो जाएगा वाई, यह हो जाएगा जेड। ठीक है, और यह मैंने एक रेखा है, यह एक रेखा है। ठीक है, मान लो यह रेखा पी बिंदु तक जा रही है। ठीक है, यह रेखा मेरी पी बिंदु तक जा रही है। तो इसके हिसाब से एक्स अक्ष के साथ कितना कोण है? 90। 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, बाई के साथ कितना है? बाई के साथ है 60। ठीक है, और जेड के साथ कितना है? जेड के साथ है 30। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जेड के साथ है 30 डिग्री का कोण। अब दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं? दिक कोसाइन आपको ध्यान ही होगा। देख लीजिए, यहाँ पे देखा गया है अल्फा। अल्फा क्या है? एक्स एक्सिस, जिसमें वो कहता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण जो कि बना गया है वो है 90 डिग्री। बीटा, बीटा क्या है? जो कि बाई अक्ष के साथ कोण बना गया है। ठीक है, बाई अक्ष के साथ जो भी कोण बनाया गया है बीटा, वो है अपना 60 डिग्री। उसके बाद जो भी गामा, गामा जेड अक्ष के साथ जो भी कोण बनाया गया है वो है 30 डिग्री। तो ठीक है, अल्फा बीटा गामा आप समझ गए होंगे, जो कि एक्स, बाई और जेड के अक्षों के साथ एक रेखा कोण बनाती है, उसे अल्फा बीटा और गामा कहते हैं। तो यह हमें 90, 60 और 30 मिल गए हैं। अब ठीक है, अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो दिक् कोसाइन का मैंने सबसे पहले बताया, मतलब यही होता है। दिक् कोसाइन क्या होता है कि मुझे कॉस अल्फा निकालना है, जो भी अल्फा बीटा गामा मेरे अक्षों के तीनों अक्षों के साथ जो भी कोण आएंगे उनका कॉस निकाल देना है। फिर कॉस बीटा निकालना है, और फिर कॉस गामा निकाल देना है। कॉस अल्फा होगा मेरे एल के बराबर, कॉस गामा होगा, कॉस बीटा होगा गामा के बराबर, और कॉस बीटा होगा मेरे एम के बराबर, कॉस गामा होगा एन के बराबर। तो यहाँ से हम एल, एम और एन निकाल देंगे, यही हमारे दिक् कोसाइन है। तो ठीक है, चलिए इन्हें निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हल। मान लीजिए रेखा के दिक् कोसाइन एल एम एन है। ठीक है, रेखा के दिक् कोसाइन मैंने एल, एम और एन मान लिए हैं। ठीक है, और तब एल, एल बराबर कितना था हमारा? एल बराबर आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कहाँ से आया? क्योंकि अल्फा 90 था, यहाँ पे बीटा 60 है, और गामा हमारा 30 है। ठीक है, अल्फा बीटा आप देख गए हैं। कॉस 90 कितना आता है? 0। कॉस कॉस 60 कितना होता है? 1/2। और कॉस 30 को कितना होता है? √3/2। ठीक है, अब मैं आपको साइन और कॉस की, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो साइन और कॉस की मैं सबसे मतलब सबसे न्यूनतम मतलब सबसे सरल बताता हूँ कि आपको साइन और कॉस कैसे याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा साइन का। आपको मतलब यहाँ पे बहुत उपयोग होने वाला है, इसलिए मैं बताता हूँ। फिर बताऊंगा कॉस का। आपको साइन निकालने के लिए क्या करना है? पहले आपको मान लो 0 पे निकालना है, फिर 30 पे निकालना है, फिर 45 पे निकालना है, फिर 60 पे निकालना है, फिर 90 पे निकालना है। तो आपको क्या करना है? आपको सीधा सीधा लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। सॉरी, इसको मैं 0 लिखूंगा। इसको देखिए, इन्हें पुणे को इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, इसको 0 रखूंगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। फिर सभी को 4 4 से भाग कर देना है। ठीक है, इसको मैंने 4 से भाग किया, इसको मैंने 4 से भाग किया, और इसको मैंने 4 से भाग किया, और इसको 4 से भाग किया, और इसको भी 4 से भाग कर दिया। फिर इन सभी का वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, जिसे मैं अंडर रूट भी कहते हैं। तो इन सभी का जब वर्गमूल निकलेगा, ठीक है, निकल गया, निकल गया, ए भी निकल गया, और इसका भी निकल गया। तो ये भी, ये देख लीजिए, 4/4 1 होता है, जो कि सीधा सीधा 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3 ऊपर का ऊपर रहेगा, अंडर रूट के अंदर 3, और नीचे आ जाएगा 4। तो यह हो जाएगा अपना √3/2। ठीक है, √3/2 आ गया। यह हो जाएगा 2/4, कितना हो जाएगा? नीचे 2 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा सीधे सीधे 1/√2। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 हो जाएगा इसका सीधा सीधा
जीरो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइन जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, तो आप सबको याद रखना है। और कॉस निकालने के लिए आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसको हम उल्टा ले लेते हैं। यह होगा मेरे 0 डिग्री के लिए, यह होगा 30 डिग्री के लिए, यह होगा 45 के लिए। 45 डिग्री पर साइन और कॉस एक ही होते हैं। यह होगा 60 डिग्री के लिए, तो यह होगा 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे मैंने साइन और कॉस का मान निकालना सिखा दिया है। तो सबसे पहले देखिए cos 90, cos 90 पे 0 0 कैसे माना गया, देख लीजिए, यह है cos 90 के लिए। ठीक है, यह मेरा cos 90 के लिए है। तो cos 90 पे आप देख सकते हैं कि यह इसका मान जीरो है। ठीक है, तो cos 90 पे मान आ जाएगा 0। ठीक है, cos 90 पे मान जीरो आ गया। अब देखेंगे cos 60 यार, cos 60 पे इसका मान कितना है, 1/2। तो 1/2 सीधा सीधा आ जाएगा। हम देखेंगे cos 30 पे, cos 30 पे कितना होगा, cos 30 डिग्री रहा हमारा, cos 30 डिग्री पे आ जाएगा इसका मान √3/2। तो √3/2 आ गया। तो इस विधि को आपको बहुत जल्दी जल्दी, मतलब अब शुरू में आपको अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन फिर आप दिमाग में सोचना चालू कर दोगे कि 1/2 करना, 1/4 करना, फिर 2/4 करना, फिर 3/4 करना, 4/4 करना, और शुरू में 0/4 करना है। तो उन सभी का मुझे वर्गमूल लेना है। तो सीधे सीधे साइन और कॉस कैसे निकल आएंगे, तो यह आप बाद में जब आप बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे उदाहरण लगा लोगे तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि साइन और कॉस मुझे कैसे जल्दी जल्दी निकालने हैं। तो इससे आपके जो भी परीक्षा होगा उसमें टाइम या फिर समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एल एम और एन जो कि हमारे दिक् कोसाइन थे उनको निकाल लिया है। ठीक है, और आपको साइन और कॉस याद रखना है कि मुझे कैसे निकालने हैं। ठीक है, और अभी मैंने जो कि सबसे सरल मेथड बताया आपको उसी से निकालने हैं, वो शायद मेरे हिसाब से सबसे सरल मेथड है जो कि आप सीख सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, यदि एक रेखा के दिग अनुपात दो घटक वो -1 और -2 है तो इनके दिग कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे दिग अनुपात क्या होते हैं, ए क्या है, ए दिया गया है 2। ठीक है, बी क्या है, बी दिया गया है -1। सी क्या दिया गया है, सी दिया गया है हमें -2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 -1 और 2 यह दिया गया है। अब यहाँ से मैं आपको जो कि पिछले वाले भाग नहीं, भाग नंबर दो में, हाँ हमने देखा था कि एल एम और एन इन सबका ए और बी और सी के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए एल का मान था ए बाय एम का निकालेंगे हम ऐसे, और एन का निकालेंगे ऐसे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नीचे तीनों में एक बराबर ही आने वाला है। बस आपको ऊपर एल के लिए रखना है ए, एम के लिए रखना है बी, और एन के लिए रखना है सी। तो आपको इन तीनों सूत्रों को याद रखना है। आपको यह जरूर याद रखना है कि साथ में प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जरूर लगाना है आपको परीक्षा में, वरना मान लो एग्जाम में आपको 4 नंबर है तो 4 नंबर में से एक नंबर इसी काट ले कि आपने प्लस माइनस नहीं लगाया है। तो आपको इन दोनों को, इसको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए बी और सी दिए गए हैं, इसकी मदद से हम एल एम और एन को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एल एम और एन निकाले हैं। तो यहाँ पे पहले ए और बी और सी का मान हम लिख लेते हैं। तो ए हमें दिया गया है 2, बी हमें दिया गया है -1, और सी हमें दिया गया है -2। ठीक है, तो हमारे पहले देखेंगे एल का मान क्या था। एल के मान में मुझे ऊपर 2 रखना था। ठीक है, मैंने ऊपर 2 रख दिया। तो नीचे मुझे रखना था ए की घात 2 जोड़ बी की घात 2 जोड़ की सी की घात 2, और इस पूरे का मुझे वर्गमूल निकालना था। ठीक है, तो देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2, फिर हो जाएगा -1 की घात 2, फिर हो जाएगा -2 की घात 2, 2 की घात 2 सीधे सीधे 4 होता है। ठीक है, -1 की घात 1 यह भी, यह होता है 1। ठीक है, -2 की घात 2 यह भी सीधे सीधे 4 होता है। यह पूरा मिला के हो जाएगा 9। जब मैं 9 का वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है, इस पूरे का भी मुझे वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तीन 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 का जब हम 3 से गुणा करेंगे तो यह 9 हो जाता है। तो यहाँ से 3 मुझे इसका वर्गमूल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 2/3, 2/3 सीधा सीधा इसका एल आ गया। तो हम इसका एल निकाल चुके हैं। अब निकाल लेंगे हम एम। एम निकालने के लिए हमें क्या करना है, एम निकालने के लिए हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि ऊपर मैंने एल इस बार एल की मतलब ए की जगह पे बी रख दिया, और नीचे हम उनका वर्गमूल निकाल देंगे उनका।
उनकी पावर का। ठीक है, तो यहाँ से ये कंटिन्यू करेंगे हम। 2 की घात 2 जोड़ -1 की घात 2 जोड़ -2 की घात 2। इस पूरे का हम वर्गमूल निकाल देंगे और उसको -1 से -1 के मतलब भाग में लिख देंगे। तो यह हमारा m आ जाएगा। तो 2 की घात 2 होता है 4। ठीक है, यहाँ पे हम देख चुके हैं। -1 की घात 2 होता है 1, और -2 की घात 2 होता है 4। तो यह आ जाएगा 4 और 1 5 और 6 7 8 9। तो 9 का वर्गमूल आ जाता है फिर से 3। तो यह हो जाएगा -1/3। तो यहाँ से हमारा m भी आ चुका है। अब हम निकालेंगे n। ठीक है, n निकालने के लिए आपको क्या करना है, माइनस का c क्या दिया गया है हमें, वो सॉरी सी, केवल सी हमें क्या दिया गया है, -2। तो मुझे -2 ऊपर रख देना है। ठीक है, और नीचे हम जो कहते हैं इसमें a की घात 2 जोड़ b की घात 2 जोड़ c की घात 2 का वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो a की घात 2 मतलब 2 की घात 2 हो जाएगा 4, और -1 की घात 2 क्या हो जाएगा 1, और फिर -2 की घात 2 यह भी हो जाएगा 4। ठीक है, जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3, क्योंकि यह 9 के बराबर है और 9 का अंडर रूट होता है 3। तो इसका सीधा सीधा आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो यहाँ से हमने तीनों के दिक् कोसाइन निकाल लिए हैं। आपको देखिए, अब मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको मतलब पेन पेन कर देता हूँ कि आपको बाद में जब इसको देखोगे तो इन चीजों को जो लिख लेना। सबसे पहले आप लिख लेना इस टिप्पणी को। इस टिप्पणी से हम सीधे सीधे दिक् अनुपात दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का कैसे निकाल सकते हैं, इसको आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। तो दिक् अनुपात आपको दो बिंदु जोड़ने का कैसे निकालना है, इसको याद रखना है कि सीधे एक को एक बिंदु ली और दूसरे बिंदु को इसमें से घटा दिया तो हमें सीधे सीधे दिक् अनुपात मिल जाएंगे। तो दिक् अनुपात इसको निकालने के याद रखना है। फिर उसके बाद आपको इसमें से आपको सीधे पता ही होगा कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा ही हमारे एल एम और एन होते हैं, जिन्हें हम दिक् कोसाइन कहते हैं। तो यह आपको पता ही होगा। और यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी जो कि है साइन और कॉस के हम कैसे निकालते हैं उसके मान। तो यह आपको जरूर ये ध्यान रखना है, उस विधि को आप अगला अच्छे से देख लीजिएगा और उसको जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर हमें बस याद रखना है कि एल एम और एन प्लस माइनस a/a² जोड़ b/2 और जोड़ c/2 के वर्गमूल के बराबर होते हैं। तो एम की एक एल की जगह पे हम रखेंगे ए, एम की जगह पे रखेंगे बी और एन की जगह पे रखेंगे सी। तो यह मतलब आज के भाग में इतनी इतनी चीजें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। तो आज हम टिप्पणी उदाहरण 1 उदाहरण 2 पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3 उदाहरण नंबर 4 उदाहरण नंबर 5। शायद अभी तक हमने इतना भाग 1 भाग 2 और भाग 3 में पढ़ा था। उसके लिए शायद एनसीईआरटी में उदाहरण 5 तक ही दिए गए हैं, तो अगले भाग में हम 5 उदाहरण तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके आगे जो भी हमारा मतलब आगे टॉपिक होंगे उनको करना शुरू करेंगे। तो आप इस इन दोनों को उदाहरण को आप खुद से जरूर करके देखिएगा, और जो भी टिप्पणी जरूरी जरूरी आपको लग रही हैं, जो भी बिंदु आपको जरूरी जरूरी लग रही हैं, उन सभी को आप एक अलग से कॉपी लीजिए और उन पर बिंदु बना बना कर लिखते जाइएगा, ताकि आपका जब भी अंतिम में चैप्टर खत्म हो और आप जब भी अभ्यास के लिए पुस्तिका किसी भी को लगाने की कोशिश करें, मान लो आपने कुछ पुराने 10 साल के पेपर लगाने की कोशिश की, आपने कुछ भी लगाने की कोशिश की, तो आप मान लो आपको पूरा चैप्टर, मान लो आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा बहुत भूल तो नहीं गया, तो आप इन टिप्पणी को पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर जो पूरे तरीके से याद आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।